वेरी वार्म वेलकम गौरव जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज शेयर योर जर्नी टू बिकमिंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सर, सबसे पहले तो अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम गौरव है और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और ये जर्नी सर ऐसे स्टार्ट हुई जब मैंने अर्निंग स्टार्ट की अपने टाइम पर, तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हमें पैसे को मैनेज कैसे करना है। और हम लोग बस कमाते थे, खर्च करते थे, कभी गाड़ी ले ली, कभी नया फोन ले लिया, मोटरसाइकिल बार बार बदल देते थे। तो जो भी कमाते थे खर्च कर देते थे। और एक समय ऐसा आया जब इमरजेंसी पड़ी, तो पैसा था नहीं क्योंकि सेविंग की नहीं, तो मैं उस समय कर्ज के ट्रैप में फंसता चला गया। तो फिर बड़ा बुरा वक्त आया, तो मैंने क्या करा सर, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी। एक फुल टाइम जॉब थी, एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी ताकि उस कर्ज के ट्रैप से बाहर निकल पाऊं। और कई सालों के बाद उस ट्रैप से बाहर निकल के आया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने करा क्या, सेविंग क्यों नहीं करी, बुरे वक्त के लिए क्यों पैसा नहीं बचाया। तो सर समझ में आया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बताया ही नहीं जाता है कि हमें सेविंग भी करनी चाहिए, किस तरह से पैसे को मैनेज करना चाहिए, किसी की जॉब लगती है तो कितना सेविंग करना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, कोई गाइड करने वाला नहीं है। उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि अब यही काम करेंगे। तो फिर मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में स्टडी करी, उसका एग्जाम पास किया NISM 5A का, और एक लाइसेंस लिया। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैं लोगों को गाइड करता हूं कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करके आप जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो गोल हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ए टफ वन, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं म्यूचुअल फंड को लेके। अभी भी वो क्लियरिटी लोगों में या जो एश्योरिटी रहती है वो नहीं रहती है। तो सर, म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है? सर, वेरी बेसिक लेवल से इसको बताइए। सर, म्यूचुअल फंड को लेके लोगों में ये धारणा रहती है कि ये कोई सट्टा बाजार है, ये कोई जुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एक बिजनेस में आपका पैसा लगाता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसी फर्म होती है जहां पर हम लोग अपने पैसे को एक्सपर्ट्स को देते हैं, और एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, हमारे पैसे को अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो यहाँ पर करीब 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स शेयर मार्केट में लिस्टेड है कंपनी, तो उसमें से टॉप 500 कंपनी होती है केवल, जो म्यूचुअल फंड के लिए फंड मैनेजर डिसाइड करता है। तो उन टॉप 500 में से 60 से 70 कंपनी में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, और सेफली रिस्क मैनेज के साथ में। अब सोचो सर, इंडिया की जो टॉप 500 कंपनी वो तो नहीं डूब जाएंगी, और 60-70 कंपनी में से मैं कहता हूँ 5-10 कंपनी डूब भी जाएंगी, फिर भी आपको 50-55 कंपनी प्रॉफिट बना के देंगी। तो ये हमारा पैसा बेसिकली बिजनेस में लग रहा है, कहीं जुए में नहीं लग रहा। लोगों की धारणा गलत है, और धीरे धीरे करके ग्रो करता है। कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखता है। सर, इसी कंटेक्स्ट में कनेक्टेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मार्केट रिस्क हमेशा रहती है या यही बहुत एक पैरामीटर रहता है, फैक्टर रहता है जो लोगों को इसमें न जाने के लिए ही समझदारी है ऐसा मानने को मजबूर करता है? सो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, सो हाउ डज मनी ग्रो इन लॉन्ग टर्म? सर, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है, लेकिन इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। लोग क्या करते हैं ना, विदाउट नॉलेज इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब सोचिए, लोगों को ना एक दिन में अमीर बनना है, 1 लाख रुपए डाला, वो चाहते हैं कल ही उनका 2 लाख हो जाए। और लोग गलती क्या करते हैं ना, यहाँ पर अपना एसेट एलोकेट नहीं करते। म्यूचुअल फंड सर ना पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे मान लो अगर आपको इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए करनी है, तो आपको अलग टाइप का म्यूचुअल फंड लेना पड़ेगा। अगर आपका गोल 5 साल के बाद है कोई, कि आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो 5 साल के हिसाब से अलग म्यूचुअल फंड होता है। अगर आपका गोल सर 2 साल बाद है, तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड बना हुआ है। अगर आपका गोल 1 महीने बाद कंप्लीट होने वाला है, तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड है। इवन 1 नाइट के लिए भी एक म्यूचुअल फंड होता है, अगर आपको 1 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो गलती क्या करते हैं लोग, जिसमें देखो अगर 10 साल के लिए आपका कोई गोल है, आप उसमें पैसा डाल देते हो, तो पूरी पॉसिबिलिटी कि 2, 3, 4 साल के अंदर में आपका पैसा प्रिंसिपल से कम भी हो सकता है। तो आपको अपने पैसे को तभी देखना है जब आपका गोल पूरा होने वाला हो। अगर आपका 10 साल के बाद भी पैसा डाउन में आ रहा है, कम हो रहा है, तो यानी कि आपने कोई फंड जो है गलत चुना है। तो एक्सपर्ट की गाइडेंस से अगर आप करते हैं तो कभी भी लॉस होने के चांस नहीं होंगे, और रिस्क वो अच्छे से मैनेज किया जा सकता है इसके अंदर। बस ये है कि इन्वेस्टिंग आपको लॉन्ग टर्म तक रखनी है और गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है। इसी में थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहूंगा और नेक्स्ट सवाल लूंगा। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड ये कैसे अलग है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक? देखिए, अगर सर आप शेयर मार्केट में किसी स्टॉक को पर्टिकुलर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक कंपनी में पैसा लगाओ, 2 में लगाओगे, 3 में लगा दोगे, 8-10 में लगा दोगे। आपको सर पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। हो सकता है आपने जो स्टॉक्स डिसाइड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में डालें, उनमें से हो सकता है कि ज्यादातर कंपनी डूब भी जाए, और आप पे सारे टूल सोर्सेस नहीं होंगे कि आप उसमें इस लेवल की रिसर्च कर पाए। फिर सर आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि मैं जॉब या बिजनेस के साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाऊं, क्योंकि आपको फुल टाइम ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं, तो आपके पैसे को कोई एक्सपर्ट बंदा मैनेज करेगा। वहां पर एक फंड मैनेजर होता है
जितनी हमारी उम्र है उतना उनका एक्सपीरियंस होता है। और फंड मैनेजर के पास में 50 से 60 लोगों की रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है, तो उनके पास सारे टूल्स होते हैं, सारे सोर्सेस होते हैं जिससे वो पता कर सकते हैं कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा नहीं। अगर खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो हाथ जलाने वाली बात है, रात दिन देखना पड़ेगा कितना गिरा, कब बेचना, कब खरीदना है, तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ पैसा आपको डाल देना और भूल जाना है, बाकी सारा काम एक्सपर्ट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपने अभी बताया कि एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। सो ये कैसे जांचें, ये कैसे देखें कि वो एक्सपर्ट के पास क्या सर्टिफिकेशन है, उसने क्या क्या किया हुआ है, और सर आपने इसके रिलेटेड क्या क्या सर्टिफिकेशन किए हुए हैं गवर्नमेंट नॉर्म से, या इसके बारे में सर डिटेल में बताइए। सर मेरे पास जो है एमफी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है। अगर किसी को पता कराना कि जो कोई मुझे गाइड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है और मुझे म्यूचुअल फंड दे रहा है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एआरएन नंबर होता है, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एक एआरएन नंबर ले सकते हैं, और एक एमफी की वेबसाइट होती है, वहां पर जाके एआरएन नंबर को डाल के पता कर सकते हैं ये पर्सन सर्टिफाइड है या नहीं। अगर वो पर्सन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफाइड है, इसका मतलब है कि उसको म्यूचुअल फंड की पूरी नॉलेज है, वो रात दिन इसी में स्टडी करता है, तो वो बेटर गाइड कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, बट वहां दिक्कत यह है कि आपको फिर फुल टाइम अपनी खुद की स्टडी करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि अगर एक्सपर्ट्स के पास आप जाएंगे तो अच्छी गाइडेंस मिल पाएगी और वहां हेल्प हो पाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप बैंक में भी जा सकते हैं, बैंक में भी वहां पर सेल्समैन होते हैं, बट ये है कि बैंक में वो सिर्फ सेल्स पर्सन है, वो कोई एडवाइजर नहीं है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो वहां पर मिस सेलिंग होने के चांस ज्यादा है। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही सलाह लें, उन्हीं के द्वारा म्यूचुअल फंड को परचेज किया जाए, ताकि आपके साथ मिस सेलिंग ना हो और अच्छी आपको गाइडेंस दी जाए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट कराई जाए। ग्रेट ग्रेट सर। सर मूविंग बैक टू म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी, क्या ये सेम है या अलग अलग है, और कैसे, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, इसके बारे में बताता हूँ। बहुत से लोगों को आज भी कंफ्यूजन होती है सर, उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड अलग चीज है और एसआईपी अलग चीज है। मेरे सर बहुत सारे क्लाइंट है, वो मुझसे बोलते हैं कि सर मेरा पैसा ना म्यूचुअल फंड में मत डालना क्योंकि उसमें रिस्क होता है, एसआईपी में डाल देना। लेकिन क्या है ना सर, ये सेम चीज है। पैसा आपका एसआईपी सिर्फ एक टर्म है, वे ऑफ इन्वेस्टिंग। आप मान लीजिए गोल्ड में आप पैसा डालते हो, आपने वन टाइम में 1 लाख रुपए गोल्ड परचेज कर लिया, इसको बोलेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। आपने लमसम डाल दिया और आप 10,000 में पर मंथ आप गोल्ड खरीदते हो, एक 10 तारीख या 15 तारीख फिक्स डेट को, तो एक सिस्टमेटिक वे होगा गोल्ड को खरीदने का, तो हम बोल देंगे एसआईपी इन गोल्ड। तो जो हमारे महीने महीने एसआईपी कट रही है, जो पैसा कट रहा है, वो जा म्यूचुअल फंड में ही रहा है। एक बार में अगर खरीद लेते हो तो वो लमसम हो जाएगा, महीने महीने खरीदते हैं तो एसआईपी हो जाएगा, लेकिन जा वो पैसा म्यूचुअल फंड में रहा है, तो इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड में ही हो रही है। एसआईपी वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। मूविंग टू मोर टेक्निकलिटी, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा पूरी तरह से खत्म हो सकता है? कैन द म्यूचुअल फंड बिकम जीरो? देखिए, जहां हम पहले बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, अगर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है, वो कंपनी जीरो हो सकती है, पर्टिकुलर एक कंपनी खत्म हो सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है ना सर, कि आपके जो पैसे हैं वो 60 से 70 कंपनी है, कई बार 100 120 कंपनियों में लगाया जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि इंडिया की टॉप 500 कंपनी एक साथ खत्म हो जाए, या 60-70 कंपनी में आपको पैसा लगाया जा रहा है और सारी कंपनी जीरो हो जाए, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये केवल तभी हो सकता है जब देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, तभी ऐसा हो पाएगा। अगर ऐसा होगा सर, तो फिर तो आपका जो घर में पैसा रखा है उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, एफडी का पैसे की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। एक और चीज आती है जो मेरे ख्याल से हर कोई पूछना चाहता है, व्हाट शुड इन्वेस्टर डू व्हेन द मार्केट क्रैश? क्योंकि ये भी आजकल बहुत एक ज्यादा टर्म चल रहा है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो फिर क्या करें? देखिए सर, मैं बोलूंगा कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है पहले से, तो उनको कुछ भी नहीं करना। मार्केट क्रैश हो रही है तो कुछ भी नहीं करना। अगर उनके पास पैसा है तो उनको मार्केट में डाल देना चाहिए। इंडिया में सर क्या है ना, कि ज्यादा लोग उल्टा करते हैं, जब मार्केट गिरती है तो पैसा निकाल लेते हैं और मार्केट बढ़ती है तो पैसा डाल देते हैं। मैं सर आपसे पूछता हूँ, अगर गोल्ड की बात करता हूँ, आज वो 85,000 का चल रहा है, अगर वो कल को 70,000 का आ जाता है, तो क्या आप बोलोगे गोल्ड में लॉस हो गया, या बोलेंगे गोल्ड सस्ता हो गया? तो उसी तरीके से शेयर मार्केट जब क्रैश होती है ना, तो स्टॉक्स जो होते हैं या म्यूचुअल फंड तो सस्ते हो जाते हैं। अब सस्ती चीज को तो सर खरीदना चाहिए। तो मार्केट जब क्रैश होती है ना सर, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि चीजें सस्ते में मिलती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती है, तो उस टाइम पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो जो एसआईपी चले उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और वो भी नहीं कर सकते, अगर एसआईपी करने के लिए पैसा तो जो पैसा पड़ा हुआ उसको एज इट इज रहने दीजिए, मार्केट रिकवर करने का वेट कीजिए। एक समय के बाद मार्केट बढ़ती ही बढ़ती है, मार्केट में अप्स डाउन्स आएंगे, लेकिन फाइनली मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। कमिंग बैक टू एसआईपी अमाउंट की जब मैं बात करूं, सो क्या मैं बीच में कहीं पे भी बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं, या विड्रॉ कर सकता हूं क्या? जी सर,
म्यूचुअल फंड में ये मान लीजिए इंडिया में केवल यही एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ऐसी ये इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें कि आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से काम करती है। आप जब चाहे तो लमसम डाल सकते हैं। मान लिया आपने 1 लाख रुपए डाल दिया, आपको 20,000 रुपए की जरूरत है, आप निकाल सकते हैं। आपकी एसआईपी 5,000 की चल रही है, अब बीच में 6 महीने बाद आपको दिक्कत आती है या जॉब छूट जाती है तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं। जितना पैसा पड़ा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, रिटर्न मिलता रहेगा। आपका अगर सैलरी बढ़ जाती है, कहीं से पैसा आता है, तो अपने एसआईपी को 5,000 से 10,000 लेके जा सकते हैं, 10,000 से 2,000 भी ला सकते हैं। बीच में स्टॉप कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, जब मर्जी पैसा निकाल सकते हैं, जब मर्जी बढ़ा सकते हैं, जब मर्जी घटा सकते हैं, जब मर्जी स्टॉप कर सकते हैं, जब मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से कनेक्टेड है, स्टेप अप एसआईपी ये क्या होता है? देखिए सर, क्या है ना कि स्टेप अप एसआईपी करना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, हर साल सैलरी बढ़ती है, आपको पता है, हर साल खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर कोई चीज 50 रुपए की तो साल 55 रुपए की हो जाएगी। तो उसी तरीके से जब हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है, तो सेविंग क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? स्टेप अप में सर क्या होता है, जैसे आपकी 5,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, तो आप उसको नॉर्मली 10% से सालाना बढ़ा सकते हैं। आपकी सैलरी 10% बढ़ती है तो 10% से उसको स्टेप अप कर दो। 5,000 रुपए की इस साल आपके हर महीने एसआईपी जाती है, अगले साल वो 5500 की जाएगी, उससे अगले साल 6,000 समथिंग जाएगी पर मंथ की। तो उससे होगा क्या कि अगर आप 10 साल या 20 साल बाद देखेंगे तो आपका पैसा मान लो अगर 1 करोड़ रुपए बनना है, तो स्टेप अप रखेंगे आप तो 1.5 या 2 करोड़ पैसा बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। खर्चे बढ़ रहे हैं तो एसआईपी बढ़नी चाहिए, बस यही है सर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआईपी या लमसम कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करूं तो? सर मेरे हिसाब से दोनों ही बेटर है। मान लीजिए आपके पास आज 5 लाख रुपए रखे हैं, आप उसको सोचेंगे कि नहीं मैं लमसम नहीं डालूंगा, मार्केट गिर सकती है, मैं तो सिर्फ इसको एसआईपी के माध्यम से डालूंगा। तो सर उसमें नुकसान ये होगा कि आपका 5 लाख रुपए जो बैंक में रखा है वहां तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। उसमें से आप अगर आप 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हो तो जो 10,000 रुपए महीना जाएगा, साल भर में कितना जाएगा? 1,20,000 रुपए। उसी पे तो आपको एसआईपी का फायदा मिलेगा, बट बाकी का जो आपका पैसा पड़ा है 4 लाख के आसपास, उस पर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना सर आपको लमसम भी करना चाहिए और एसआईपी भी करनी चाहिए, क्योंकि आज लमसम है तो आज डाल दीजिए, और एसआईपी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सर आप ऐसा तो नहीं कल के बाद जॉब छूट जाएगी, अगली साल भी पैसा आएगा, उससे अगली साल भी आएगा, जिंदगी भर कमाएंगे तो जिंदगी भर एसआईपी चलती रहनी चाहिए। तो दोनों ही बेटर है, दोनों ही करनी चाहिए। Moving to the tough question, can I lose money in SIP even if I invest in long time? हाँ सर, ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सिर्फ यही कहा जाता है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होता है। ऐसा नहीं है सर, मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने एसआईपी सन 2000 में स्टार्ट की, अब 2020 आ गया, किसी का पोर्टफोलियो 2 करोड़ का बन गया मान लीजिए, और कोरोना काल में जब मार्केट 50% नीचे डाउन आ गई थी, तो सर एक बात बताइए, जिसके 2 करोड़ थे अब वो 1 करोड़ रह गए, तो क्या लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं हुआ? बिल्कुल लॉस हुआ। तो ऐसा नहीं है, इस लॉस को रोका जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है अगर प्लानिंग अच्छे से की जाए। मैं कहता हूं सर, आपका 20 साल के बाद में गोल था कोई, तो आपको क्या करना चाहिए था? जब 15 साल हो गए थे तभी आपको सतर्क हो जाना चाहिए था। 15-16 साल जैसे होते हैं ना, तो आपको जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है उसमें से पैसा निकाल के सेफ फंड्स में डाल देना चाहिए था। यानी कि जैसे 20 साल से 3 साल पहले आपको तैयारी करनी चाहिए थी, उनमें से पैसा धीरे धीरे निकाल के, जिस तरह से एसआईपी में पर मंथ पैसा डालते हैं उसी तरीके से पर मंथ निकाल के आपको डेट में, एफडी में पैसे को डाल देना चाहिए, या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि फिक्स रिटर्न देते हैं, उनमें आ जाना चाहिए था। तो जिन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की खुद से या एक्सपर्ट की गाइडेंस में की, तो उनका पोर्टफोलियो लॉस में नहीं गया। और जो प्लानिंग करते ही नहीं है, बस दोस्त को देख के, पड़ोसी को देख के पोर्टफोलियो बनाते हैं और उनकी स्ट्रेटजी कॉपी करते हैं, तो सर उनको लॉन्ग टर्म में भी लॉस होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ए टेक्निकल वन, एसडब्ल्यूपी क्या है और कैसे इसको अपन सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की तरह देख सकते हैं? सर एसडब्ल्यूपी के बारे में भी गलत धारणा है लोगों की। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं कि बोला जाता है कि एसडब्ल्यूपी में आप 1 करोड़ रुपए डाल और उसमें से हम रेगुलर इनकम भी निकाल सकते हैं। वहां कहा जाता है कि आप 1 लाख रुपए निकालते रहो पर मंथ का, और आपका पैसा जो 1 करोड़ है वो बढ़ता भी रहेगा। तो बोला जाता है कि मतलब आपको एक रेगुलर इनकम भी आती रहेगी और आपका पैसा बढ़ रहा है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो पैसा जीरो हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, चलिए 5 साल के लिए अगर मार्केट नहीं बढ़ी, 2008 से लेकर 2013 में यही हुआ था, मार्केट नहीं बढ़ी थी, तो 5 साल में सर अगर 12% साल का पैसा निकालते हो तो 60% पैसा तो गया आपका। 1 करोड़ में से केवल 40 लाख ही रह गए। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कहां हुआ? एसडब्ल्यूपी को सर क्या है, ये सिर्फ एक टर्म है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, जैसे आपने पैसा जोड़ा है एसआईपी से धीरे धीरे करके, आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया 20 साल में, 15 साल में। अब आप क्या है ना कि सर 1 करोड़ रुपए आप निकाल लेंगे, बैंक में रख लेंगे, और बैंक में रखने में फिर खर्चा करते हैं, तो बैंक में तो सर कुछ मिल नहीं रहा, और खर्चा करो धीरे धीरे पैसा खत्म ही हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पैसे को आप म्यूचुअल फंड में रहने दीजिए
और जितना जरूरत है उतना सिस्टमेटिक विड्रॉल के माध्यम से निकालते रहिए। यानी कि आपको अगर 50,000 रुपए चाहिए तो जिस तरह से SIP में हमने डाला था पैसा और SWP में पैसा निकलता रहेगा, तो उसमें होगा क्या सर, आपका 1 करोड़ रुपए अगर 8-10 सालों में विड्रॉल होता है तो आपको हो सकता है 20-20 लाख रुपए उसको ऊपर से इंटरेस्ट मिल जाए। तो पैसा निकालने का एक तरीका है, कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ये बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करूं तो क्या कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग प्लानिंग रिटायरमेंट के लिए जब मैं बोलूं इसमें जो गलतियां होती है, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर अगर मैं इंडिया में बात करूं तो 77%, 77% लोग रिटायरमेंट प्लान करते ही नहीं है। और अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी अब पेंशन मिलना बंद ही हो गया, आपको पता है। तो उनके साथ में सर ये होने वाला है, जिन्होंने रिटायरमेंट प्लान की नहीं है, या तो वो अपने बच्चों पर डिपेंड रहेंगे, अगर बच्चे इतने सक्षम है उनको पाल सकते हैं, रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको फिर वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। जो डेवलप कंट्री में जैसे जापान की बात करूं तो वहां स्कूल से ज्यादा वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, और वो चीज अब इंडिया में भी देखने को मिल रही है। तो प्लान नहीं करोगे, लेकिन सर मैं आपसे कहता हूं अगर आपको 1 महीने सैलरी ना मिले तो क्या रहेगा, सबको सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो सोचो सर, जब आप 60 साल के हो जाएंगे और भगवान ने लिखा है कि आप 80 साल तक जिएंगे, तो 20 साल बिना सैलरी के हम कैसे काटेंगे। तो लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। और लोग बताता हूं लोग क्या गलती कर रहे हैं, जो लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं रिटायरमेंट की, तो वो गलत प्लान ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, रिटायरमेंट पॉलिसी ले रहे हैं। सर एक बात बताइए, महंगाई बढ़ रही है 8-10% से सालाना, और आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो रिटायरमेंट प्लान में वो आपको दे रहा है 4 से 5% का रिटर्न। तो पैसा बढ़ कहां रहा है, वेल्थ बढ़ कहां रही है, आपका इन्फ्लेशन की वजह से पैसा घट रहा है, तो वो पैसा सफिशिएंट नहीं है। रिटायरमेंट प्लान करना है तो सर अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए और पहले ही प्लानिंग कर लीजिए। रिटायरमेंट से 15-20 साल पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। इसी में अब नेक्स्ट सवाल एक रिटायरमेंट के हो गया। अब मैं बच्चों की जब बात करूं तो हाउ कैन इंडिविजुअल इफेक्टिवली प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, क्योंकि ये भी एक आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है। जी सर, क्या है ना कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, उन पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बनाते रहे पढ़ाई का, रात दिन बोलते हैं पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। अब मुझे एक बात बताइए, आपका बच्चे का सपना है उसे डॉक्टर बनना है, तो आपने सिर्फ ये समझ लिया कि भाई मेरा बच्चे को मैं कोचिंग कराऊंगा, 1-1.5 लाख रुपए खर्च करूंगा, नीट का एग्जाम पास करेगा, एग्जाम पास कर लेगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा। अगर वो एग्जाम नहीं पास कर पाया तो आप मान लेते हैं कि भाई ये तो तू उस लायक था ही नहीं। तो ये हमारी फेलियर है जो हम उसको ये चीज बोल रहे हैं। अगर हमारे बच्चे का सपना है डॉक्टर बनने का तो सर उसके लिए पैसा चाहिए। इंडिया में रिसोर्सेस नहीं है, इतनी ज्यादा सीट नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनाया जा सके, पर लिमिटेड सीट है, करोड़ों लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो इतना मेंटल प्रेशर रहेगा, इतना कंपटीशन में बच्चा कैसे वो एग्जाम पास कर पाएगा। वो एग्जाम पास नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। आपको पता आज बच्चा 1 साल का है, तो सर ये तो सर्टेन चीजें निश्चित होनी कि आपका बच्चा 12वीं पास करेगा, आपका बच्चा 18-20 साल का होगा। जब पहले से पता है तो सर क्यों ना 20 साल पहले इसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लग जाए। चलिए मैं कहता हूं कि किसी का बच्चा 10 साल के बाद में 12वीं पास करेगा, उसको डॉक्टर बनना है, तो एक तरीका तो है कि नीट में उसको एग्जाम दिलाओ, पास कर लेता तो ठीक। तो दूसरा ऑप्शन है कि उसके लिए 50-60 लाख रुपए खर्च करो, यूक्रेन भेजो, रशिया भेजो, वहां से वो डॉक्टरी कर सकता है। भाई यहाँ सीट नहीं है, बाहर पढ़ के आ सकता है, तो 50-60 लाख रुपए का कॉर्पस आपको बनाना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे। भाई 50 लाख का एजुकेशन लोन लिया, बच्चे को बाहर भेज दिया। अब क्या बच्चे के ऊपर फिर से प्रेशर आएगा, बच्चा जब पढ़ के आएगा तो उस लोन को चुकाने में उसके कई साल चले जाएंगे। 50 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट के साथ जब बच्चा वापस करेगा तो 70 लाख आपने दिया, तो 20 लाख सर जेब से चला गया, मेहनत का पैसा। दूसरा ऑप्शन यह है सर कि 10 साल पहले से ही प्लान कर लो। आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड चल लो, उसमें क्या होगा कि अब 10 साल के अंदर में सिर्फ आपको 25 लाख रुपए डालने टुकड़े में। तो इसमें क्या होता है सर, 25 लाख रुपए 10 साल के अंदर में आपके 50 लाख हो जाएंगे, तो 25 लाख रुपए आपको कॉर्पस फ्री में मिल गया। तो या तो 50 लाख का लोन लेके 70 लाख भरो, या फिर 10 साल पहले प्लानिंग कर लोगे तो 10 साल के अंदर 25 लाख जमा करने टुकड़े में, और वो ऑटोमेटिक 50 लाख रुपए आपको रिटर्न के साथ मिल जाएंगे और आपको बच्चा डॉक्टरी कर लेगा। तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बच्चों की किस्मत को मत छोड़ो, कोई एग्जाम पास करेगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा, दवाई नहीं। हमें पैसा जोड़ना पड़ेगा, अपने फेलियर को हमें छुपाना नहीं है, बल्कि उसके लिए तैयारी करनी है हमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड SIP कौन सा ज्यादा अच्छा है जब मैं बात करूं बेटी की शादी के लिए या डॉटर्स वेडिंग जो प्लानिंग होती है इसके लिए? सर डॉटर की आपको प्लानिंग करनी है तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना भी है, आप FD में ही पैसा डाल सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की भी स्कीम है। सर एक बात बताइए, शादी का जो खर्चा है 10 से 15% सालाना बढ़ रहा है। आपका पैसा सुकन्या समृद्धि में आप डालते हो तो कितना मिलता है, 7%, 8% सालाना बढ़ेगा, और वो पैसा लॉक भी हो जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है गुड़िया को पढ़ाने के लिए, पैसा आप यूज नहीं कर पाएंगे। FD में डालते हो
सर महंगाई 10% बढ़ रही है, एफडी में 7% पैसा बढ़ रहा है, तो एक्चुअल में वेल्थ तो बन नहीं रही है। म्यूचुअल फंड में क्या है ना सर, आपको 12 से 13% का रिटर्न मिल ही जाएगा। वो क्यों मिलेगा? म्यूचुअल फंड में सर रिटर्न मिलता है ना, वो मिलता है हमें जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन का रिफ्लेक्शन होता है। हमारी जीडीपी 6.5% चल रही है, इन्फ्लेशन आपकी 6% चल रही है, तो कुल मिला के 12.5% हो गया। तो 12.5% ये हमें म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल ही जाएगा। तो सर 7-8% कमाने से अच्छा किसी स्कीम में डालने से अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल दो, और लॉन्ग टर्म में सर एक कंपाउंडिंग साथ में बड़ी वेल्थ बन जाएगी। तो जब शादी करेंगे बेटी की, तो उस टाइम पे आपको 40-50 लाख रुपए कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। जब बेटी की शादी करते हैं तो एक बाप जो है 50-60 साल का हो जाता है, और उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो कर्ज उतार भी पाएगा, नहीं उतार पाएगा, उस स्ट्रेंथ के साथ पैसा कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। पहले से 20 साल पहले प्लानिंग कर लो, 2-3 हजार रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दो, 20 साल के अंदर 60-70 लाख का पास आराम से बन जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि म्यूचुअल फंड पैसे डालो और अभी से तैयारी कर लो। जो चीज होनी है निश्चित है, तो उसकी तैयारी सर पहले से कर लेनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जब प्रॉपर्टी की बात करूं, फ्लैट की बात करूं या लैंड की बात करूं, so should we invest in property or is it better to buy a flat or land for investment? क्योंकि ये भी रहता है कि भाई इससे अच्छा तो ये सेफर है। जी जी जी, देखिए सर मैं तो बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी होती नहीं, प्रॉपर्टी होती है रहने के लिए। लेकिन फिर भी किसी के पास अगर बड़ा कॉर्पस ज्यादा पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मैं बोलूंगा उसको फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको लैंड लेनी चाहिए, जमीन लेनी चाहिए। देखिए सर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई भी चीज, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे जमीन हो, चाहे गोल्ड हो, सब कुछ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। फ्लैट की अगर बात करें तो सर इसकी जो सप्लाई है ना, अनलिमिटेड है। आप देखोगे किसी एरिया में तो वहां पे आज 50 फ्लैट है, कल 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, और इतनी सारी खाली जमीन पड़ी है, तो आने वाले टाइम में फ्लैट तो बनते जाएंगे, तो इसकी सप्लाई तो रुकने वाली नहीं है। सप्लाई ज्यादा है तो सर फिर प्राइस बढ़ने के चांस बहुत कम हो गए। फिर क्या है ना सर, आज आपने फ्लैट लिया है 20 लाख का या 30 लाख का, 50 लाख का लिया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, 10 साल के बाद में उसका डिजाइन भी पुराना हो जाएगा, फिर उसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, पुराना हो जाएगा, रीसेल वैल्यू घट जाएगी। तो फ्लैट में सर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसमें उतना पैसा नहीं बढ़ेगा। जहां फ्लैट लोगे ना, वहां पर कुछ समय के बाद देखोगे ना, तो 200-300 और फ्लैट आ जाएंगे, तो फ्लैट बेच पाना भी बहुत मुश्किल होगा। जमीन में क्या है ना कि सर देखो तो जमीन ना लिमिटेड है, जमीन जितनी बनी है उतनी है, और खरीदने वाले लोग बहुत सारे हैं, और धीरे धीरे और भी पैदा हो रहे हैं, तो जमीन तो धीरे धीरे बिकती जाएगी, तो उसकी डिमांड हमेशा बढ़नी है, तो जमीन में रेट बढ़ेगा, फ्लैट में नहीं। एक मैं आपको नया एक सवाल और पूछना चाहूंगा, और ये बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता या नहीं वो एनालिसिस नहीं कर पाते ठीक से। इज इट बेटर टू बाय हाउस फॉर लिविंग और स्टे ऑन रेंट? घर खरीद लेना चाहिए या किराए से रहना चाहिए? कौन सा अच्छा और टेक्निकल दृष्टि से कौन सा सही विकल्प है? इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। तो देखिए ना, क्या है ना कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपना खुद का घर होना चाहिए, खुद की छत होनी चाहिए। लेकिन सर मैंने बहुत सारे लोग अपनी आंखों के सामने देखा है कि वो इस चीज में इमोशंस के चक्कर में, फैमिली वालों के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, रिश्तेदारी के चक्कर में बर्बाद होते चले गए। सर एक बात बताइए, आपकी जॉब लगी है और आपने क्या करा, लोन लेके आप घर खरीद रहे हैं, तो सर वो आपका थोड़ी है घर, आपकी छत थोड़ी, तो बैंक की है। सोचिए आपने लोन लेके घर ले लिया, और प्राइवेट जॉब है मान लो, या बिजनेस फेल हो गया, जॉब में अगर आप किस्त नहीं भर पाते हैं, तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, बैंक का हो जाएगा। तो मेरा मानना है सर, घर खरीदना अच्छी बात है, और घर रहने के लिए एक घर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। लेकिन क्या है ना सर, वो कर्जे का हो, लोन का हो, तो वो सही नहीं है। जब आपके पास इनफ पैसा हो, सर मैं आपसे कहता हूं, आप पे 1 करोड़ रुपए है, आप चाहो तो सर 1 करोड़ का घर बना लो, या आप क्या कर सकते हैं सर, 1 करोड़ से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इनकम का सोर्स बना सकते हैं। जब इनकम आएगी उससे घर बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। तब तक जब तक बड़ा पैसा नहीं है, तब तक मैं कहूँगा रेंट पर रहना चाहिए। तो सर मेरा मानना है कि जब तक आपको इनफ पैसा ना हो, तब तक आप रेंट पे रहिए। और मान लो 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है, तो हार्डली उसका 2% आपका रेंट जाएगा। 1 करोड़ के मकान में आप रेंट पर रहते हो, आप लाख रुपए या 2 लाख रुपए का रेंट जाएगा, तो आपको सस्ता पड़ेगा। 1 करोड़ आप फंसाइए मत उसमें, बल्कि उस पैसे से आप इनकम का सोर्स बनाइए, बिजनेस कीजिए। जब पैसा हो जाए, बिजनेस से इनकम आने लग जाए, या इनकम सोर्स बन जाता है आपको उस पैसे से, उसके बाद हमें मकान खरीदना चाहिए रहने के लिए। इसी से मैं थोड़ा सा और यही रिलेटेड सवाल ही पूछना चाहूंगा, तो मतलब क्या सही नहीं है फ्लैट लोन से लेना, या वो सही है? सर फ्लैट को अगर आप लोन पर खरीदते हैं, तो सर आप एक बात बताइए, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, जिनकी फिक्स इनकम आनी है, तो उनके लिए तो ठीक है, वो आराम से किस्त दे पाएंगे। अब जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। होम लोन कितने साल का कोई लेता है? 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का। तो सोचो सर, 50,000 आपकी सैलरी है, 25,000 आपकी किस्त में जा रहे हैं। एक समय के बाद में मान लो आपकी जॉब चली जाती है 6 महीने के लिए, तो सर कितना बड़ा बर्डन हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। उस जो आपकी 6 महीने की किस्त पेंडिंग हुई है, उनको खत्म करने के लिए एक नया आप कर्ज ले लोगे, नया लोन ले लोगे,
और सर ये तो 25 साल तक होम लोन चलने वाला है, फिर दोबारा कभी जॉब जाएगी, फिर कभी दिक्कत आएगी, कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी, आपकी किस्तें फिर टूटेंगी, तो वो कर्जा बढ़ता चला जाएगा और एक समय के बाद में क्या होगा, वो बैंक ही आपका रख लेगा। और सर एक दिक्कत और आती है होम लोन में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आज मान लो 9% पे उनको होम लोन मिल जाता है, आपने 5 साल भरा, 20 साल की आपकी ड्यूरेशन थी, अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो अगर मान लो आधा % रेपो रेट बढ़ता है तो आपका 1.5 से 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सर आपका 9% पर जो लोन था ना, अगर वहां पर 2% बढ़ा दिया बैंक ने, तो जो 5 साल में आपने जितना पैसा दिया है सब जीरो हो जाएगा, आपको फिर से 20 साल भरना है। तो ये चीजें होती रहती हैं और बाद में फिर रेपो रेट बढ़ गया, तो अगर आपने 10-12 साल भर दिया है लोन, तो फिर से वो 10-12 साल भरा हुआ पैसा जीरो हो जाएगा, फिर से आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, 10-12 साल भरने के बावजूद भी बैंक बोलेगा आपको 20 साल अभी और भरना है। तो सर एक ट्रैप में फंसते चले जाओगे, तो लोन पे लेने से अच्छा है सर किराए पर रह लो। अगर आप किस्त बनवा रहे हो तो जितना आपका रेंट जा रहा है उतने में किस्त बनती है, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज नहीं। अगेन मैं एक बार आपसे वही फिर सवाल पूछना चाहूंगा, एफडी या म्यूचुअल फंड, और क्यों? बिसाइड जस्ट जब मैं परसेंटेज छोड़ दूं उसके अलावा। सर मैं कहूंगा कि दोनों ही प्रोडक्ट अपनी जगह ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। देखिए अगर आपने पैसा बना लिया अपने जीवन में, आपने बहुत मेहनत की है, बिजनेस से पैसा बनाया है, जॉब से बनाया है, आपने मान लो 5 करोड़ 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया है, तो आपने इनफ वेल्थ क्रिएट कर लिया है, तो आप अपने पैसे को रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाल सकते। मान लो आपकी एज ज्यादा होगी, आप 60 साल के हैं, आपको रिटायरमेंट कॉर्पस मिला है वहां से, तो आप उस पैसे को मार्केट में नहीं लगा सकते, बिजनेस में नहीं लगा सकते, आपको उस पैसे को सेफ रखना है, क्योंकि उस पैसे को आगे खर्चना है। तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने वेल्थ बना लिए, पैसा बना लिए, उनके लिए एफडी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक लड़का 20-22 साल का है जिसने अपने जीवन में वेल्थ बनाई ही नहीं है, तो उसको फिर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। एफडी उसको कोई वेल्थ बना के नहीं देगा। एफडी क्या करता है सर, आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, भाई महंगाई 7-8% बढ़ रही है, तो आपके पैसे को भी एफडी 7-8% बढ़ा रही है, बट आपको वेल्थ बना के नहीं दे रही है। म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि आपको 12-13% रिटर्न मिल जाएगा, तो इन्फ्लेशन 7% से बढ़ती है, तो आपको 4-5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वेल्थ बनानी है, एज कम है तो म्यूचुअल फंड में जाइए, वेल्थ बना चुके हो, बड़ा कॉर्पस है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर एफडी में जाइए। दोनों ही प्रोडक्ट अपनी जगह सेफ और बढ़िया है। अभी आपने पहले क्वेश्चंस में बताया इन्फ्लेशन, सो इन्फ्लेशन क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है, टेक्निकलिटी मेजर में पूछना चाहूं तो, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को। सर इन्फ्लेशन क्या है कि धीरे धीरे आपके पैसे को खत्म करता चला जाता है। अब देखिए कोई चीज एक टाइम पे, मैं दूध की बात करूं तो आज से 20 साल पहले 6-7 रुपए लीटर दूध आता था, आज 70-80 का हो गया है, ठीक है। मोबाइल देखो एक टाइम हुआ करता था 5-6 हजार रुपए के आते थे, आज 20 हजार रुपए के भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके चीजें ना महंगी होती है। इन्फ्लेशन से अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखो, अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपके लिए ठीक है। जिन कंपनियों में आपने पैसा लगाया है उन कंपनी के प्रोडक्ट महंगे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है उन कंपनियों को मुनाफा भी बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो सर इन्फ्लेशन ठीक है, बट अगर पर्सनल लेवल पर देखोगे तो वो हमारे लिए नुकसान कर रहा है। आपका 1 लाख रुपए घर में रखा है, 7% से महंगाई बढ़ रही है, तो 10 साल के बाद में वो 1 लाख रुपए केवल 50 हजार के बराबर रह जाएगा।